नमस्कार दोस्तों। मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ में आज मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं और इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है उसके लिए बहुत सारी बातें बताऊंगा। इससे आप आसानी से सोच पाएंगे कि इसका उत्तर कैसे लिखें। लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि किसी टॉपिक को लेकर कैसे सोचा जाता है जब उत्तर लिखना होता है, वो आप सीखेंगे। किस तरह से फ्रेम बनाया जाता है दिमाग में। देखिए, उत्तर लिखना तभी संभव है जब आप अपने दिमाग में उसके बारे में सोचेंगे, और एक अच्छा उत्तर तभी आप लिख पाएंगे जब आप अच्छे से उसका फ्रेम बनाएंगे दिमाग में। तो ये चीज़ आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। मैं जानता हूँ इतना कहने के बावजूद कुछ दोस्त ऐसे हैं जो अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं कि आंसर राइटिंग करें। उनके लिए भी फ़ायदे की बात है कि कम से कम इस वीडियो को देख करके, इस सीरीज़ को देख करके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर सोचना तो सीख रहे हैं। हालांकि ये उनसे पीछे ही रहेंगे जो लगातार लिख रहे हैं। इनको कभी न कभी उस लेवल पे आना पड़ेगा कि खुद लिखें, आंसर लिख के खुद देखें, खुद अपने आप को संतुष्ट करें कि बढ़िया आंसर लिखा है। चलिए वापस आते हैं अपने पॉइंट पे और मैं आपको बताता हूँ कि इसका उत्तर लिखिए कैसे लिखना है। सबसे पहली बात यह कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जीएस में हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसका उत्तर लिखने के दौरान आप इतना सोच लेंगे अच्छे से कि अगर इन पर आगे पीछे कहीं भी क्वेश्चन बनाया जाता है तो आप उनका भी उत्तर दे पाएंगे। क्या है प्रश्न? हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए उनके महत्व का वर्णन करें। दो हिस्से हैं इसके। एक तो अंतर बताना है, जो हिमालयी नदियां हैं यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो, और प्रायद्वीपीय नदियां जो प्रायद्वीपीय भारत में बहती हैं वो नदियां, इनके बीच में बेसिक अंतर क्या है वो बताने के साथ साथ आपको बताना है कि इनका महत्व क्या है। मतलब दोनों तरह की नदियों का जब महत्व आप बताने जाएंगे तो खैर वो बाद में बात करेंगे, मैं कैसे उसको करना है बताता हूँ। वापस आते हैं, पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। अगर आप इस तरह के प्रश्नों का उत्तर लिखने जाएं, मैंने पहले भी बताया था, तो सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन ये हो सकता है कि इस टॉपिक की बेसिक को ही आप एक लाइन में लिख दें। इस टॉपिक का बेसिक क्या है? इसका बेसिक ये है कि भारत में दो तरह की नदी प्रणालियों का, एक तरह से कहें कि जन्म हुआ है, या एक यूँ कहें कि दो तरह की नदी प्रणालियाँ हैं, जिनमें से एक है हिमालयी तंत्र है, एक प्रायद्वीपीय तंत्र है। यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। उसमें इंट्रोडक्शन में एक दो नदियों का जो है, दोनों में से एग्जाम्पल लेके आप शुरू कर सकते हैं, ये बात बता सकते हैं। उसके बाद से मेन हिस्से पे आएंगे और आप बताएंगे इनके बीच में क्या क्या अंतर है। जैसे आपने इंट्रोडक्शन एक दो लाइन में लिखा, आपने पैराग्राफ चेंज किया। यहाँ देखिए मज़ेदार चीज़, एक साधारण उत्तर कैसा हो सकता है और एक बेहतर स्टैंडर्ड लेवल का उत्तर कैसा हो सकता है। साधारण उत्तर यह है कि आप जाइए एनसीईआरटी की किताब में देखिए, मेरे ख्याल से हाई स्कूल वाले किताब में होगा, कि हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर को एक कॉलम में एक जगह पे अच्छे से बताया गया है। वो बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, आप उनको एज इट इज़ तैयार करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन स्टैटिक टाइप का है। आप ऐसे कॉलम बना सकते हैं, इधर हिमालयी नदियाँ, इधर प्रायद्वीपीय नदियाँ, और एक एक करके, एक दो ऐसे करके आप लिख सकते हैं। एक तरीका है, बहुत अच्छा इसका इंप्रेशन जाएगा। लेकिन इसको अगर एडवांस लेवल पे लेके जाना है तो आप एक बगल में अच्छे से मैप भी बना दीजिए, और यहाँ से हिमालय से, जैसे ये सिंधु तंत्र है, ठीक है, इधर से आप देखिए, इधर ये गंगा है, इधर से ब्रह्मपुत्र आती है, तो इस तरह से आप बनाएं जो नदियाँ इधर प्रायद्वीपीय भारत में बह रही हैं, इधर बह रही हैं, इनका नाम जैसे मुश्किल से 5 या 6 यहाँ पे आप दिखाएं, जैसे 6 मैंने दिखाया ना, 6 7, इस बस इतना ही दिखा दीजिए। इससे क्या पता चलेगा, बीच में आप चाहें तो ऐसे एक बाउंड्री लाइन खींच सकते हैं। बाकायदा एनसीईआरटी में वो मैप बनाया गया है, उतना परफेक्ट नहीं बनाना, रफ बनाइए। लेकिन आपने मैप में ये बता दिया कि आपको इस बात की समझ है कि पूछा क्या गया है, हिमालय से कौन सी नदियाँ निकल रही हैं, किन की बात हो रही है। सिंधु नदी की बात हो रही है, गंगा तंत्र की बात हो रही है, ब्रह्मपुत्र की बात हो रही है, इधर गोदावरी है, महानदी है, नर्मदा है, प्रायद्वीप में इनकी बात हो रही है। तो इस तरह से आपने दिखा दिया। और जो भारत का मैप बनाए तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें भी गड़बड़ी होती है। जैसे मान लीजिए ये पेज है, ठीक है, ये पेज है और इस पर आपको आंसर लिखना है। अगर ज़्यादा कुछ उसमें लिखना नहीं है तो आप अगर बीच में मैप, यहाँ मैप बना देते हैं तो वो गड़बड़ माना जाएगा, फिर वो जगह भर जाएगी और ज़्यादा आप लिख नहीं पाएंगे। इस तरह की सिचुएशन में अच्छा ये होता है कि आपका पेज है ना ये, तो ऐसा करिए कि आप यहाँ पे कहीं यहाँ मैप बनाइए, यहाँ पे आप लिखते जाइए कुछ, यहाँ किनारे मैप बना के उसको ऐसे घेर दीजिए, ये अच्छा इंप्रेशन जाता है इससे।
अदरवाइज़ क्या होगा, एग्जामिनर ये समझेगा कि आपके पास लिखने के लिए कुछ है नहीं, तो एक पेज में बस मैप ही बना दिए, चलो यही कर लेते हैं, समझ रहे हैं ना। तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखेगा। आप ऐसे बनाएंगे उसका बढ़िया इंप्रेशन जाएगा। तो दो बातें हो गई। मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसका कंटेंट कहाँ मिलेगा। एनसीईआरटी में जाकर देखेंगे, बहुत ही शानदार अच्छे से कॉलम बना के बताया गया कि ये क्या क्या अंतर है इसमें। तो ये आपने बता दिया एक पेज में। दूसरे पेज पे आते हैं कि इनके महत्व का वर्णन करें। अब मुझे उतना ध्यान नहीं आ रहा कि महत्व, हालांकि महत्व के बारे में थोड़ी सी बात हुई है, लेकिन आप अपना दिमाग लगाइए। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आप सोचिए कि हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों का महत्व क्या है। आप यहाँ दोनों को एक साथ कर सकते हैं कि इन नदियों का महत्व इस प्रकार है, यानी कि अगले पेज पे जब भी आप जाएं तो ये बात लिख दीजिए कि इन नदियों का जो है ये महत्व है। अब उसमें कितने तरह से आप लिख सकते हैं, एक तो आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं या पॉइंट में, पॉइंट 1 2 ऐसे करके पॉइंट में लिख सकते हैं। लिखना क्या है, अगर आप पॉइंट में लिखते हैं तो आप फिर भी इस बात को ध्यान रखें कि इनका सामाजिक महत्व क्या है। सामाजिक महत्व का मतलब समझ रहे हैं, सीधी सी बात है कि जब समाज बन रहे थे, लोग बसना शुरू कर रहे थे, तो कहाँ बसेंगे। आपने कक्षा 6 की एनसीईआरटी में ही पढ़ा होगा, हिस्ट्री में। जहाँ नदी होगी, जहाँ पानी की सुविधा होगी, पीने का जल होगा, खेती के लिए जल होगा, वहीं बसेंगे। यानी कि आरंभिक समाज, आरंभिक जो नगर बने, गांव बने, वो नदियों के किनारे, यानी कि सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ है। पहला पॉइंट है। मैं एक एक करके बता रहा हूँ, आप सोच सकते हैं। इसी में आप थोड़ा कल्चरल एस्पेक्ट जोड़ देंगे, धार्मिक महत्व को भी जोड़ेंगे, तो पता चलेगा कि इनका कितना ज़्यादा, जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं, मठ हैं, आप देखेंगे जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें वो नदियों के किनारे बनाई गई हैं ज़्यादातर। ठीक है। आर्थिक महत्व की बात करिए आप, देखिए एक तो अभी मैंने हिंट दे दिया कि खेती के लिए ज़रूरी है। नदियों का जो पानी है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज चलती हैं नदियों के किनारे जो इनके पानी का इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा आप देखिए, इससे आप बिजली उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे आप जो मत्स्य पालन भी कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें, डैम बना के आप उसके अलग कई तरह से बहुउद्देशीय परियोजनाएं आप देखते हैं, कई सारे उद्देश्य होते हैं उनके। तो इस तरह से आप इकोनॉमी की बात आप करते हैं। परिवहन के लिए भी काम आती हैं बहुत सारी नदियाँ। एक मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, आप याद करिए कि नेशनल हाईवे तो आपने पढ़े होंगे, वाटरवे के बारे में देखिए कितने वाटरवे हैं राष्ट्रीय, वहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो परिवहन के रूप में भी इनका महत्व है। इस तरह से आपने इकोनॉमी के लेवल पे ये बातें बता दी। ठीक है। ऐसे ही आप पर्यावरण की बात कर सकते हैं कि पर्यावरण में इनका कितना बड़ा योगदान है। जहाँ भी नदी है, आप देखिए आसपास की जैव विविधता कितनी अच्छी है, वहाँ हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, वहाँ के जीव जंतु उसी नदी के भरोसे मतलब जिंदा है। पानी नहीं पियेंगे तो कैसे जिंदा रहेंगे। तो जैव विविधता में भी इनका महत्व है, पर्यावरण की स्वच्छता में भी इनका महत्व, ये सारी बातें हैं। ये आपने कह दिया। अब यहाँ भी एक शानदार चीज़ है, ये आपने बता दी। अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ। आपने बता दिया अंतर क्या है, आपने बता दिया महत्व क्या है, लेकिन जब आप कंक्लूजन में आएंगे तो अब यहाँ से आप, यूपीएससी आपसे इनडायरेक्टली उम्मीद कर रही है कि आप थोड़े आँख कान खोल कर देखें, सुने, समझें कि वर्तमान में इन नदियों के ऊपर क्या बीत रही है। सीधी सी बात है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि आज का परिवेश ऐसा है, माहौल ऐसा है, सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया के विभिन्न देशों में नदियों की हालत बड़ी ख़राब है। चाहे वो लोग घर बनाने के लिए वो ज़मीन जहाँ पे बाढ़ तक का पानी फैलता था उसको कैप्चर करते जा रहे हैं, अतिक्रमण जिसको आप कहते हैं, वो बात हो, नदियों का गंदा होना हो, केमिकल वगैरह इंडस्ट्रीज़ का गंदा पानी उसमें छोड़ना हो, ये सारी चीज़ें। इनको कंक्लूड करते हुए आप कुछ एक दो लाइनों में कंक्लूजन लिखें कि हालांकि वर्तमान समय में इन नदियों के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, चाहे वो गंदगी की बात है, इनके अंदर का जो पारिस्थितिकी है अंदर की, पानी के अंदर की, वो बिगड़ रही है। और इसके लिए हमें पर्याप्त प्रयास करने की ज़रूरत है, लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, सरकार को नीतियाँ बनाकर प्रभावी तरीके से लागू करने की ज़रूरत है। अगर आपने इस तरह से लिखा तो लगभग ये 250, मतलब क्वेश्चन 250 शब्दों का बनेगा। लेकिन आप अभी शब्दों पर ध्यान मत दीजिए, डिमांड को पूरा करने पर ध्यान दीजिए। इस तरह से अगर आपने लिखा, आपका उत्तर बहुत शानदार होगा, आपने डिमांड पूरी कर दी। ये इस तरह से आप सोचिए। अभी जो बातें मैंने बताई हैं ना, थोड़ा 2 मिनट इसके बाद कोई वीडियो मत देखिए, कोई किताब मत देखिए, 2 मिनट बैठिए, 5 मिनट बैठिए, सोचने की कोशिश करिए कि मैंने क्या बताया है। ढेर सारे दरवाजे खुलेंगे, यहीं से सोचने की क्षमता विकसित होती है। ठीक है जी। तो इसके ऊपर आप उत्तर लिखिएगा अच्छे से, खुद अपने आप को संतुष्ट करिए, क्वेश्चन को बार बार पढ़िए कि क्या जो डिमांड है उसको आप समझ पा रहे हैं, और समझने के बाद जो उत्तर है उसे भी बार बार पढ़िए कि क्या आप उसको पूरा कर पा रहे हैं। धीरे धीरे आपका स्तर बहुत बेहतर होता जाएगा। ठीक है जी। लेकिन एक और चीज़ है जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, वो है आपकी सेहत। अपना ख्याल रखिए,
खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।